नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, एक शिक्षक के रूप में आज मुझे आमंत्रित किया गया है इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि वे बच्चे जो कि अभी 12th की एग्ज़ामिनेशंस कंप्लीट कर चुके हैं, उनको मार्गदर्शित किया जाए या फिर वे किन-किन दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं ताकि उनका जीवन कम से कम शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से सफल हो जाए। देखिए, मेरा ये कहना है कि जिस अवस्था में मैं हूँ, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जब संपर्क में करते हैं या संपर्क करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो मेरा सबसे पहला सवाल उनसे यही होता है कि आपकी रुचि क्या है? ठीक है? मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आपकी रुचि क्या है या फिर ये कह सकते हैं कि आपकी अभिरुचि क्या है? आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है? मैं सबसे पहले बात यही पूछता हूँ। तो इस प्रश्न के जवाब बहुत ईमानदारी से मुझे बच्चों से नहीं मिलते। कारण ये है कि बच्चों की रुचियाँ या उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो भी सामाजिक आवश्यकताओं या पारिवारिक आवश्यकताओं या आसपास का जो वातावरण है, उससे प्रभावित होता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि बच्चा जिस सामाजिक परिवेश में रहता है, उसकी अभिरुचियाँ भी उसी तरह से विकसित होती है। परंतु कई बार अभिरुचियों को लेकर भ्रम की स्थितियाँ होती हैं, ठीक है? और अगर भ्रम ना हो, तो बेहतर स्थिति है। एकदम तटस्थ भाव से, ना किसी तनाव, दबाव, लालच इन सब को छोड़कर अगर सबसे पहले आप ये देखेंगे भैया आपकी अभिरुचियाँ क्या हैं। दूसरा अगर आप मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के क्षेत्र में जाएँ, तो वहाँ पर बात की जाती है अभिक्षमताओं की, यानी कि आपकी कैपेबिलिटीज़ की। कि आप किन-किन कामों में बेहतर हैं या कौन-सी वे जन्मजात गुण हैं या आपके अंदर वो कौन-सी क्वालिटीज़ हैं, जिनको अगर पहचान लिया जाए या उनको अगर एनहांस कर दिया जाए, उनको प्रशिक्षित कर दिया जाए, ट्रेन कर दिया जाए और मान लीजिए कि उन्हीं अभिक्षमताओं के साथ आपकी अभिरुचियाँ भी उस दिशा में हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि जन्म से ही शारीरिक रूप से बेहतर है, शारीरिक रूप से सक्षम है, ठीक है? दूसरा, शारीरिक श्रम करने में या फिर कहें कि शारीरिक मजबूती जैसे कार्य करने में वो हमेशा आगे रहता है क्योंकि शरीर मजबूत है, जन्मजात। दूसरा, मान लीजिए कि वो अनुशासित रहना भी पसंद करता है, ठीक है? डिसिप्लिन उसको पसंद है। देश प्रेम जैसे गुण उसके अंदर हैं, वो काफ़ी पैट्रियोटिक है ना? वो देश प्रेम से युक्त है। इसके अलावा वह व्यवसाय, कृषि या इनकी अपेक्षा शासकीय सेवाओं में जाना चाहता है। तो मेरा एक सीधा सिंपल सा उत्तर होता है कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ये डिफेंस सर्विसेज के लिए बेहतर है। अब डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए या रक्षा सेवाओं में जाने के लिए कई स्तर है। एक सामान्य स्तर है जिसके अंतर्गत आप मिलिट्री सर्विसेज या फिर डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं जीडी के स्तर पर। दूसरा तरीका होता है एनडीए, सीडीएस, यहाँ पर आप जा सकते हैं ऑफिसर रैंक पर। दूसरा कुछ बच्चे हैं कि जहाँ पर वे तार्किक रूप से बेहतर है, ठीक है? गणितीय व तर्क क्षमताएं उनके लिए बेहतर है और वे सामान्य स्तर की जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, जीके, याददाश्त वगैरह उनकी ठीक है, याद रख सकते हैं। तो ऐसे बच्चे एसएससी बैंकिंग सर्विसेज के लिए जहाँ पर गणितीय और तार्किक क्षमताओं और उन पर एबिलिटीज़ काफ़ी बेहतर हो जाती है, जहाँ पर डिसीजन वन डे एग्जामिनेशंस में आ जाता है। वहीं कुछ बच्चे हैं वो फील्ड अच्छी हो जाएगी उनके लिए। वहीं कुछ बच्चे हैं कि इन क्षमताओं के साथ उनकी भाषाई क्षमता अच्छी है, भाषाई क्षमता अच्छी है। इसका मतलब है कि यूपीएससी के बड़े से बड़े पेपर को पढ़ के वो प्रश्न के भाव को समझकर बहुत तार्किक रूप से निर्णय कर पाते हों, एब्रीवेशन कर पाते हों, बड़ी बातों को बहुत संक्षेप में लिख पाते हों या छोटी सी बात को बड़े विस्तार से कर पाते हों, तो हम कहेंगे कि भैया उनकी भाषाई क्षमता अच्छी है। वो हिंदी में हो सकती है, इंग्लिश में हो सकती है, आदि आदि। अगर उनकी तर्क क्षमता बेहतर है, डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर है, अर्थात निर्णय निर्माण क्षमता बेहतर है, साथ ही धैर्य है, संयम है, ये सारे गुण हो और साथ ही साथ उद्देश्य क्या हो कि समाज के लिए कुछ करना है, शासकीय सेवाओं में जाना है, तो वहाँ पर सिविल सर्विसेज एक अच्छा
एरिया हो सकता है। अब देखिए ये बातें अलग अलग तरीके से हो सकती है। अगर इन शॉर्ट में कहूँ कि 12th के बाद में एक विकल्प आपका ये है कि आप अपने परिवार से संबंधित जो कार्य पद्धति है उसी को आगे बढ़ाइए। एग्रीकल्चर है उसको पढ़िए, व्यवसाय है, तो एक बनी बनाई एक बेस आपको मिल जाएगा। उसको ठीक करने के लिए आप मान लीजिए कि एग्रीकल्चर में है, कृषि क्षेत्र में है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन करिए एग्रीकल्चर से, कोई स्पेशलाइज क्षेत्र को पकड़ लीजिए, वहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक, शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर पशुपालन या एग्रीकल्चर में नवाचार करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप पारिवारिक व्यवसाय आदि को ज्वाइन कर सकते हैं। उस क्षेत्र में आप नया प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, आईटीआई वगैरह का सहारा ले सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं और उस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर अन्य उद्योग, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या उद्यम क्रांति योजना जैसी ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये आपको फायदा दे सकती हैं, जहाँ पर आपकी पूंजी की आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। बाजार का अनुभव आपको एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा सकता है, पैसा कमा सकते हैं। यानी कि निजी क्षेत्र में आप जो अवसर उपलब्ध है वो कार्य कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में एक क्षेत्र आता है जहां पर आप कहते हैं कि ना ये नहीं करना है, इसमें मजा नहीं है, हमें कहाँ जाना है, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है। तो गवर्नमेंट सर्विसेज में वही है, डिफेंस सर्विसेज को आप चुन सकते हैं या सिविल सर्विसेज को चुन सकते हैं आप। जुडिशरी भी एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले मेरा ये कहना है कि आप अपनी अभिक्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिए, फिर आप अपनी रुचि को जानिए, और अगर आपकी एप्टीट्यूड तथा इंटरेस्ट अगर ये दोनों साथ मिल जाते हैं तो संभावना ये है कि आप बेहतर परिणाम देंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे, ये काम आप कर सकते हैं, बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप 12th के बाद क्या इस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस प्रश्न का जवाब पहले खुद से खोजिए, और अगर खुद से खोजना शुरू करेंगे तो आपको अलग अलग फील्ड नजर आएगी। एक और जो जानकारी मुझे देनी है, 7 से 30 मई के बीच में दृष्टि समूह जो है वो पीसीएस कोर्सेज पे, ऑनलाइन कोर्सेज पे 50% तक, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो 50% तक आपको डिस्काउंट दे रहा है। वे बच्चे जो ऑफलाइन नहीं आ सकते, कम पैसे में पढ़ना है या फिर मतलब करना है, भाई अभी हम कहीं बैठे हैं, हम इंदौर नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं आ सकते, तो आप अपनी प्रिपरेशन को वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम चार्जेस पे आप ये काम कर सकते हैं। एक फ़ोन नंबर है 8750187501, इस पर कॉल कर सकते हैं आप इस बारे में जानकारी लेने के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा आप दृष्टि संस्थान के किसी भी इंस्टीट्यूट पर हेडक्वार्टर पे जाइए, वहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन हो अपने करियर से संबंधित, सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना है, क्यों नहीं करना है, तो वहाँ पर टीचर्स उपलब्ध हैं, वो आपकी मदद करेंगे। इंदौर सेंटर पे भी आ जाएंगे तो अगर आप मिलना चाहते हैं टीचर से, बहुत सारे टीचर्स उपलब्ध हैं, जो भी आपको ठीक लगे उनसे आप बात कर सकते हैं। मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं कि सर हमें टीचर से बात करवा दीजिए, वो आपकी बात करवाएंगे। मैनेजमेंट खुद आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा मेंटोर्स हैं यहाँ पर, वो सब भी उपलब्ध हैं। अब आपको एग्रीकल्चर क्षेत्र में जाना है, ठीक है, व्यवसाय के क्षेत्र में जाना है या किसी अन्य क्षेत्र में जाना है, तो उसके लिए आप अनुसंधान करिए, रिसर्च करिए और पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस पर आप विशेषज्ञ लोगों से बातचीत करिए। मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से राय मशवरा मत लीजिए जिसका निजी हित या व्यवसायिक हित उस प्रश्न के उत्तर से जुड़ा हुआ है, उससे वो तटस्थ भाव से आपको उत्तर दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को आप चुन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, या खुद आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपका उत्तर ये है कि सर हमें गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, सिविल सेवाओं में जाना है, तो एक रास्ता जो कि 12th के बाद बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब यूपीएससी की बात करें या एमपीपीएससी की बात करें, अगर आप इस सिलेबस को उठाएंगे तो यहाँ पर आपको डोमिनेंस मिलेगा 8 सब्जेक्ट का। कला जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंस भी आता है परंतु हिसाब किताब का जनरल साइंस है। मुख्य परीक्षा में भी आप देखेंगे कि जो मानविकी विषय हैं उनका वर्चस्व है। तो एक ये तरीका हो सकता है कि आप 12th के बाद में पहले अपने मूड माहौल को मापिए, एक सही जगह से ऑनर्स सब्जेक्ट बीए ऑनर्स कर सकते हैं या फिर बीए सामान्य प्रोग्राम है, वहाँ पर मेजर और माइनर सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आप रेगुलर करिए, है ना। रेगुलर करते हुए आप जब ये महसूस करें कि अब आप तैयार हैं अगली तैयारी के लिए, तो वहाँ पर आप किसी
इंस्टीट्यूट्स का सहारा ले सकते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी। दो तरीके निकलते हैं यहाँ पर, या तो आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ जाइए या सेल्फ स्टडी पर काम करिए। सेल्फ स्टडी अच्छा विकल्प है, बस एक ही समस्या आती है शुरुआती बच्चों पे कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है या जो समय समय पर आपको गाइडेंस दे दे, तो वहाँ पर सेल्फ स्टडी बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है। इंस्टीट्यूट वगैरह का फ़ायदा ये है कि अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो वहाँ पर जो अन्य बच्चे पढ़ रहे हैं आपके साथ में, उनके साथ पढ़ते हैं, और अगर इंस्टीट्यूट की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है अगर अच्छी है तो वो बच्चों को बेसिक से बातें करना सिखाएगा, बेसिक से ज़ीरो से शुरू करवाएगा हर एक सब्जेक्ट में। टीचर्स चूँकि एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ा रहे हैं तो वो स्पेशलाइजेशन के लेवल पर होते हैं, ठीक है, इसका फ़ायदा बच्चों को मिलने लगता है। दूसरा, फिर इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जो सीनियर बच्चे हैं या वे जो मेंस लिख रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे विचार विमर्श होता है। उसी क्षेत्र में जब बच्चे रहने लगते हैं तो ऑब्वियस ही है कि टकराव, मिलना जुलना हो जाता है। ये जो मिलना जुलना है ये कई तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है बच्चों को, खासकर पढ़ाई के मामले में कि कैसे आगे बढ़ना है। जहाँ इंस्टीट्यूट्स या टीचर्स बच्चे का फाउंडेशन तैयार करते हैं, वहीं एक अच्छा इन्वायरमेंट या सीनियर्स अगर अच्छे हैं आपके पास में, तो वो क्या कर सकते हैं, आपको मार्गदर्शित कर सकते हैं एकदम व्यक्तिगत स्तर पे। आप अपनी पर्टिकुलर टू द पॉइंट प्रॉब्लम्स को आप डील कर सकते हैं उनके साथ में। ये काम हो सकता है, एक मोटिवेशन फैक्टर बना रहता है। जैसे कि सन 2000 में मैं जिस मकान में रहता था वहाँ पर प्रणय नागवंशी भैया तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनका चयन डीएसपी पद के लिए हुआ था। तो हम तो 12th करके आए हुए थे, बच्चे थे, मैं मेरा दोस्त। तो हम लोग जब उनको देखा तो एक मोटिवेशन फैक्टर आया कि हाँ ये किया जा सकता है। उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये तरीका है। तो आज से 25-26 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था या उस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं थी, मोबाइल पर इंटरनेट नहीं चला करते थे, तब इन लोगों का महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो एग्जाम्पल के रूप में सामने होते थे। तो अगर इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है तो ये बेहतर स्थितियां हैं आपके पास में। तो मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले जब 12th के बाद क्या करें, तो सबसे पहले आप अपनी अभिक्षमताओं यानी कि अपनी कैपेबिलिटीज पर ध्यान दीजिए कि क्या क्या है, और आप ये देखिए कि किन क्षेत्र में किन किन अभिक्षमताओं की जरूरत पड़ती है। दूसरा, क्षेत्र का चुनाव, ये किस क्षेत्र में जाना है, उसमें आप अपने इंटरेस्ट के एरिया का चुनाव करिए। साथ ही साथ अपने पास जो संसाधन हैं उन संसाधनों का समुचित आकलन करिए। संसाधन से मतलब ये है कि भाई परिवार है कितना सपोर्ट कर सकता है। सभी बच्चों की स्थितियां एक जैसी नहीं होती, पारिवारिक समर्थन अलग स्तर पर मिलता है, ठीक है, रेगुलर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या विकल्प हो सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, संसाधनों में आप ध्यान दीजिएगा, वित्त एक बड़ा मामला बनता है। इसके बाद में समय, कभी कभी सामाजिक परिस्थितियां ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर बच्चियों के लिए विवाह वगैरह का जो दबाव है वो भी काम करता है। इन सब को देखकर आप अपने एरिया या क्षेत्र का चुनाव कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि ये सही समय है क्षेत्र का चुनाव करने का, और बिना किसी दबाव के काम करना है। मान लीजिए आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है, परंतु अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, पैसे पर अच्छी पकड़ है, तो बाजार उपलब्ध है आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, चूंकि वो सिविल सर्वेंट बना इसलिए हमें सिविल सर्विसेज में जाना, ये अब तरीका ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। आप उसमें अभिक्षमताएं, इंटरेस्ट और आपके संसाधनों का आकलन, और इसमें ध्यान दीजिएगा जोखिम उठाने की क्षमताएं भी शामिल है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, कितनी जोखिम ले सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको एक पिरामिड दिखाई देगा, वो ये, जहां पर अधिकांश जो भीड़ है वो इस बॉटम में नजर आएगी आपको। किसी भी क्षेत्र में जाइए, 50 दुकानें खुलेंगी तो उसमें से 4-5 दुकानें चलती हुई नजर आएंगी और 1-2 दुकान ही टॉप पर बैठी होगी। सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो भी यही होगा, डिफेंस सर्विसेज में जाएंगे तो भी यही होगा, यानी कि सफलता कुछ ही लोगों को प्राप्त होनी। तो सफलता के मापदंड क्या हैं आपके, कि भैया करियर में सफलता है, सिलेक्शन है, तो ये मान के चलिए कि अगर 100 बच्चे दौड़ रहे हैं किसी एग्जाम में या किसी व्यवसाय में, तो उसमें से 10 लोग या 10% लोग ही जिनके चांसेस है। मैं बोल रहा हूँ चांसेस है, वास्तविक लड़ाई में वो केवल 10% है,
इसमें किसका होगा, इस ये कई बातों पर निर्भर करता है कि आपकी मेहनत कैसी है, आपके रिसोर्स कैसे है, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, जेनेटिक मटेरियल कैसा है आपका, आप किन परिवार, सामाजिक समूह, पारिवारिक समूह, इन सब से आते हैं। ठीक है, आपको कब कौन सा समर्थन मिलता है, कब कौन सा सामाजिक दबाव आप पर नहीं आता है, ये सारे फैक्टर काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जिन पर आपका बस है, यानी आपकी मेहनत, लगन, वे सारी चीज़ें जो आपके बस से बाहर है, यानी कि आर्थिक स्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ, अन्य लोगों की पढ़ाई, एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है, कोर्ट केसेस, ये सारी चीज़ें अलग हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लोग व्यापारिक समूह में हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत चैन से बैठे हुए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध हुआ, इधर तेल के भाव बढ़ गए, महंगाई बढ़ी, लोगों ने खरीदना कम कर दिया। बाजार में हमेशा बेहतर बनाए रखने के लिए काम करना पड़ता है। आपने जो दुकान खोली उससे संबंधित दूसरी दुकान आपके पड़ोस में खुलेगी, आपको तनाव बढ़ जाएगा, आपको बेहतर करना पड़ेगा। ग्राहकों का जो परचेसिंग तरीका है, क्रय करने का जो तरीका है, वो हर समय बाद बदलता है, नए तकनीकी परिवर्तन आते हैं, हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। तो सारे चैलेंजेस निजी क्षेत्र में भी है, शासकीय क्षेत्र में भी है। बस ये है कि सरकारी नौकरी में आप चले गए तो सामाजिक प्रतिष्ठा है, कम से कम वेतन, निश्चित रूप से वेतन आएगा, ये जानकारी है आपके पास में, और काम ऐसा है कि जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं। ये 3 बड़े फैक्टर हैं जो मेरे हिसाब से सिविल सर्विसेज को सपोर्ट करते नजर आते हैं या डिफेंस सर्विसेज को सपोर्ट करते नजर आते हैं, जो कि निजी क्षेत्र के पास नहीं। सुरक्षा, सम्मान, निजी क्षेत्र के पास भी है सम्मान, परंतु उस लेवल का सम्मान जो कि एक सामंती फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में मिल सकता है किसी सिविल सर्वेंट को, वो सम्मान नहीं। अगर ये विश्लेषण करने के बाद में आपका उत्तर ये आता है कि भाई हाँ, हमें सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, तो मेरा ये कहना है कि 12th के बाद ही आप अगर टारगेट निर्धारित कर लेते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़िए। शुरुआती स्तर पे आप एनसीईआरटी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, कुछ बेसिक किताबों से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। साल 6 महीने आप पढ़ लीजिए, मान लीजिए 1 साल आपने इन्हीं सब चीज़ों में गुजारा, एक सामान्य रीडिंग, एक बुक लिस्ट बनाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कम से कम 6 से 12 तक की या 6 से 10 तक की पढ़ लीजिए। इससे इन विषयों की जानकारी आपको मिल जाएगी। बीए प्रोग्राम कर रखा है तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। सेकेंड ईयर से आप क्या कर सकते हैं, किसी फाउंडेशन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपकी आर्थिक क्षमताओं के ऊपर है। मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ के लिए मोटिवेशन करने नहीं आया कि ये है, मैं बस आपको ये बताने आया हूँ कि 12th के बाद खूब से खूब आप 1 साल और ले सकते हैं, परंतु सेकेंड ईयर से आप क्या कर सकते हैं, पूरी तल्लीनता से आपको प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो निजी क्षेत्र के लिए हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हो। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको डिफेंस सर्विसेज में जाना है, जुडिशरी में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, ये आपको निर्धारित करना है। और इन सब में सफल होने के चांसेस वही हैं टॉप के 1-2% लोगों के, या जो फाइट में है 10% लोग, वही। इनमें से कोई ऐसा नहीं है क्षेत्र जहाँ पर आप जाएंगे और हलवा हो जाएगा, ये बिल्कुल वैसा। फिर से समझिए, आप खेती कर रहे हैं, आपके पास कितनी भी खेती है, मौसम खराब है, आप क्या कर लेंगे बताइए। वे स्थितियाँ जो कि आपके बस में नहीं है, उन पर तो नियंत्रण नहीं है। व्यापार कर रहे हैं, युद्ध आ गया, कोविड आ गया, तब क्या करेंगे आप, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह के फैक्टर से जो काम करते हैं, लोअर मिडिल क्लास या हमारी जो सोसाइटी है, उसमें सिविल सर्विसेज एक बेहतर विकल्प इसलिए माना जाता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ ही आता है। तो इसी संदर्भ में एमपीपीएससी पर जब ध्यान देखिए तो शुरुआत वही करिए, आप नोटिफिकेशन पढ़िए, 2026 वाला पढ़ लीजिए, एग्जाम पैटर्न क्या है ना, सिलेबस क्या है, ट्रेंड क्या है, इन सब चीज़ों को देखिए, पेपर उठाइए, पेपर उपलब्ध रहेंगे आपके प्रीलिम्स के, मेंस के। ठीक है, फिर आप अपनी बुक लिस्ट बना सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेसिक चीज़ें कर सकते हैं, ये सेल्फ स्टडी के लिए आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिए, आप काम कर सकते हैं बच्चों। तो मेरा ये कहना है बच्चों कि आप सबसे पहले अपनी क्षमताओं को देखिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए, अपने रिसोर्सेज को देखिए, उसके हिसाब से एक प्लानिंग करिए। उस प्लान को तैयार करने के पश्चात उस पर धीरे धीरे एग्जीक्यूशन। प्लान इस तरह का मत बनाइएगा कि भैया 24 घंटे है तो 24 में से आपने 18 घंटे का प्लानिंग कर लिया, इतनी आवश्यकता नहीं होती है। अपना कॉलेज लाइफ है, उसको एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, अच्छी आदतों को अपनाइए, अपनी फिजिकल फिटनेस, अपने मेंटल लेवल को एनहेंस करने के लिए काम करिए, अपनी भाषा को एनहेंस करने के लिए काम करिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए काम करिए। ये सही समय है इसी पर काम करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को बनाइए। फिर 2-1 साल आप अगर सिविल सर्विसेज पा रहे हैं तो फाउंडेशन कोर्स लेकर उसको करिए, प्रिपरेशन करिए, फिर आवश्यकता लगे तो टेस्ट सीरीज वगैरह है, मेंटरशिप है, ये सारी चीज़ें विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। आप बस ये समझिए
कि आपको किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो वहाँ जाके अनुभव लेना है। दूसरा, आपको फाइट करने के लिए खुद को तैयार करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता सभी को, पूरी क्लास को पढ़ाता हूँ, परंतु मैं ये देख पाता हूँ कि कुछ बच्चे ज़्यादा रेगुलर है, ज़्यादा डिसिप्लिन है, रोज़ाना आते हैं, ठीक है, जो होमवर्क दिया गया, जो काम दिया गया वो करते हैं, हर संडे जो टेस्ट होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। कुछ बच्चे ओकेजनली आते हैं, जाते हैं, तो उसमें टीचर तो कुछ कर नहीं सकता। पर जिनका डेडिकेशन, जिनका समर्पण ज़्यादा है, जिनकी इच्छाएं प्रबल हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने धक्का दिया कि जाओ कलेक्टर बनो और आ गए, ऐसा नहीं होता। जो एंड रिजल्ट है उसके पीछे की बहुत लंबी प्रिपरेशन है बच्चों, और मेरा ये कहना है कि 12th के बाद ये वो समय है जब आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। ये समय अगर आपने सोने, खाने, यारी दोस्ती में या खराब चीज़ों में निकाल दिया तो फिर बहुत स्थितियाँ खराब है। तो मेरा तो ये मानना है कि राष्ट्र हित में भी ये है कि हर युवा जो है अच्छे कामों में लगा रहे, ठीक है, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाए कि हाँ, हमें देश के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बेहतर कार्य करना है। सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में दृष्टि काम कर रही है तो आप उसका फ़ायदा ले ही सकते हैं। बाकी आप गाइडेंस के लिए आइए। तो मैं दृष्टि समूह की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।